हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, हमने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था भारत शासन अधिनियम 1935, इसके बाद फिर क्रिप्स मिशन और बेबेल योजना, इसके बारे में हमने आपको पढ़ाया था। आज हम इसमें आपको पढ़ाएंगे कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन हमारे भारत कब आया जाता है? तो यह 1946 में आता है। फ्रेंड, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन 3 नंबर में यही से पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो यह 1946 में आया था। ठीक है, अब इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों हुआ? तो देखिए इसमें आगे क्यों होता है। तो हमारे भारत में जो राजनीतिक समस्या थी, उसके समाधान के लिए, राजनीतिक समस्या को सुधारने के लिए ब्रिटेन सरकार के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। तो इसको कैबिनेट मिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन सरकार में जो मंत्रिमंडल था, तो मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों को इस मिशन के नेतृत्वकर्ता के रूप में भेजा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे, तो 3 सदस्य कौन कौन से हैं फ्रेंड? तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो पहला नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इसके बाद फिर सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यों के नाम आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। यहाँ से भी आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जो यहाँ पर कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे? तो इनके नाम आपको याद रखना है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर मिशन के कुछ प्रमुख प्रावधान थे। तो देखिए इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं। तो पहला देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, याद रखना इसमें। तो पहला फैक्ट क्या है इसमें? तो पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश भारत, अब ब्रिटिश भारत का अर्थ क्या है? तो जहाँ पर हमारे भारत में ब्रिटेन सरकार का अधिकार था, उन क्षेत्रों को मिलाकर कहा जाता था ब्रिटिश भारत। और देशी रियासतें, मतलब जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था, ऐसे क्षेत्र को देशी रियासत कहा जाता था। ठीक है, तो इनको मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा, गठन किया जाएगा, और उस संघ का नाम क्या होगा? भारतीय संघ। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये भारतीय संघ का गठन किस किस को मिलाकर किया जाएगा? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। ठीक है, क्योंकि इस समय हमारा भारत 2 भागों में बटा हुआ था, एक तो ब्रिटिश भारत और दूसरा देशी रियासतें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे कि संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी। अब यहाँ पर जो भारतीय संघ के गठन की बात की जा रही है इस कैबिनेट मिशन में, तो इसमें कार्यपालिका का अर्थ क्या है? तो कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था होती है। ठीक है, यह कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक स्थायी कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। फिर जो अस्थायी कार्यपालिका होती है, इसमें जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं जनता के द्वारा चुने गए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो चुने गए प्रतिनिधि इसमें होते हैं अस्थायी कार्यपालिका में। और जो स्थायी कार्यपालिका होती है, इसमें हमारे अधिकारी वर्ग आते हैं। फिर जो अस्थायी कार्यपालिका है, इसके फिर 2 प्रकार हो जाते हैं। इसमें एक वास्तविक कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। ठीक है, ये वर्तमान की बात है। अब उस समय जो कार्यपालिका थी, तो उसमें तो हमारे मंत्रीगण ही आते थे। ठीक है, इसके बाद फिर जो विधायिका होगी, तो विधायिका यह कानून बनाने वाली एक संस्था है, जो कानून को बनाएगी और उसको लागू करने का काम हमारी कार्यपालिका करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि इसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। तो ये जो भारतीय संघ होगा, इस भारतीय संघ में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आ रहा समझ में? अब ब्रिटिश भारत का अर्थ क्या है फ्रेंड? तो ब्रिटिश भारत का अर्थ है कि जहां पर अंग्रेज सरकार का या ब्रिटिश सरकार का अधिकार था, उन क्षेत्रों को मिलाकर कहते थे, उन प्रांतों को मिलाकर कहते थे ब्रिटिश भारत। और जिन क्षेत्रों में किसी राजा या महाराजा का शासन होता था, उसको कहा जाता था रियासतें। तो इनको मिलाकर कहा जाएगा भारतीय संघ। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट, विदेश, रक्षा और संचार विभाग ये संघ के अधीन होंगे, और इसके लिए धन एकत्रित करने का अधिकार भी संघ को ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विदेश विभाग, रक्षा विभाग, संचार विभाग ये किसके अधीन रहेंगे? ये संघ के अधीन रहेंगे। ठीक है, और जो संघ होगा, इनके लिए, इन विभागों के लिए धन एकत्रित करने का अधिकार भी संघ के पास होगा। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद
अगला पॉइंट है कि संघीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में भी निहित होगी। आ रहा समझ में? मतलब जो संघ के विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ का होगा, हमारे भारतीय संघ का होगा। इसके अलावा जो राज्य सूची के विषय हैं या प्रांतीय सूची के विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? प्रांतों को होगा, और प्रांतों को भी अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अवशिष्ट शक्ति का मतलब क्या होता है? तो महत्वपूर्ण शक्तियां। तो ये शक्तियां प्रांतों को भी दी जाएगी, ये इस कैबिनेट मिशन में प्रावधान किया गया है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए इसमें, तो अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। ये याद रखना फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है ये। ठीक है, तो इस समय कैबिनेट मिशन के द्वारा यह प्रावधान किया जा रहा है कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो संविधान सभा की जो स्थापना होगी उसमें जो सदस्य होंगे वे कैसे चुने जाएंगे? तो ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुने जाएंगे। आ रहा समझ में? अभी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या थी? तो इसमें जो प्रांतों में जो विधानसभाओं की स्थापना की गई थी इनके द्वारा कुछ सदस्यों को चुना जाएगा, और ये चुनकर कहाँ जाएंगे? वहाँ पर केंद्र में, और वहाँ पर इनको विधानसभा के सदस्य के रूप में फिर चुना जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, 389 मेंबर होंगे, और इस संविधान सभा में 389 में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के होंगे। ब्रिटिश प्रांत का मतलब कि जहाँ जहाँ पर ब्रिटेन सरकार का अधिकार था उन राज्यों को, उन प्रांतों को कहा जाता था ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, इसके बाद फिर 93 मेंबर या 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके बाद में 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। आ रहा समझ में फ्रेंड? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आगे देखिए कि यह निश्चित किया गया कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा, तथा प्रांतों में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस समय कितने व्यक्तियों की संख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य को निश्चित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 10 लाख की आबादी पर, 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य को निश्चित यहाँ पर किया गया था। आ रहा समझ में? एक प्रतिनिधि यहाँ पर चुना जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला पॉइंट है कि एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी। अंतरिम का मतलब होता है कि अभी अंतिम नहीं है, लास्ट नहीं है, इसके बाद और भी कुछ परिवर्तन हो सकता है, उसे कहा जाता है अंतरिम। ठीक है, तो एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। तो ये जो अंतरिम सरकार होगी इसको सभी भारतीय राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा, मतलब भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं ये सभी राजनीतिक दल इसको सपोर्ट करेंगे। आ रहा समझ में? और इसमें भी कुछ सदस्यों को, जो राजनीतिक दल हैं उनके भी सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके बाद फिर अगला होता है कि इस अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे। ध्यान रखना फ्रेंड, इसमें कितने मेंबर होंगे? तो इसमें 14 सदस्य होंगे, और ये 14 सदस्य में से 6 कांग्रेस के होंगे, और 5 सदस्य मुस्लिम लीग के होंगे, और एक भारतीय ईसाई होगा, और एक इसमें सिख होगा, और एक इसमें पारसी होगा। ऐसे कुल मिलाकर 14 सदस्य इस अंतरिम सरकार में होंगे। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उसमें अंतरिम सरकार में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उसमें 14 सदस्य थे। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए कि प्रांतों को इस बात की स्वतंत्रता थी कि वे आपस में मिलकर अपने शासन संबंधी पृथक समूह बना सकते हैं। तो जितने भी प्रांत थे उस समय, तो जो ब्रिटिश प्रांत थे उनको इस बात की स्वतंत्रता थी कि वे आपस में मिलकर भी एक शासन संबंधी एक समूह बना सकते हैं। ये अधिकार दिया गया था प्रांतों को। किसके तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। लेकिन क्या हुआ? अब आगे देखिए इसमें, तो महात्मा गांधी के अनुसार, तो इसमें ध्यान रखना फ्रेंड,
तो जो कैबिनेट मिशन हमारे भारत आया था, इसने संविधान सभा की यहाँ पर व्यवस्था का प्रावधान किया है। तो बाद में हम देखते हैं कि इसी की सिफारिश पर हमारे भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाता है, ठीक है। और एक हमारे भारत में अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया है। तो महात्मा गांधी के अनुसार, तो महात्मा गांधी का कथन है जो आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो गांधी जी ने कहा था कि यह उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकने वाली एक सर्वश्रेष्ठ योजना थी। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कैबिनेट मिशन के बारे में क्या कहा था। तो ये कथन आपको लिखना होगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे, तो 3 नंबर के भी पूछ सकता है और 5 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। अगर 5 नंबर में आपसे पूछ रहा है तो 50 शब्द में आपको आंसर लिखना होगा। अब 50 शब्द में कैसे लिखेंगे, तो इसके जो मेन फैक्ट हैं ये आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पर ये कैबिनेट मिशन के प्रावधान समाप्त हो जाते हैं। अब इसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत में एक सरकार का गठन होता है जिसे अंतरिम सरकार कहते हैं। इस अंतरिम सरकार के बाद में स्वतंत्र भारत में एक और सरकार का गठन हुआ जिसको हम स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल कहते हैं भारत मत में। तो स्वतंत्रता से पहले 1946 में जिस सरकार का गठन हुआ था, जो मंत्रिमंडल को गठित किया गया था, उसे कहा जाता है अंतरिम सरकार, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो बताइए किसके नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस सरकार का गठन किया गया था फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, तो मुस्लिम लीग इससे खुश नहीं था, आ रहा समझ में। इसके बाद देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली थी, जिसमें ध्यान रखना है आपको। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरिम सरकार से संबंधित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ कब ली थी। तो इन्होंने 2 सितंबर 1946 को यह शपथ ली थी सदस्यों के रूप में, अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में। इसके बाद फिर इसमें 11 अन्य सदस्यों के साथ ली थी इन्होंने, अकेले ने शपथ नहीं ली थी। इसमें कितने सदस्य शामिल थे? इसमें 11 सदस्य शामिल थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अन्य सदस्यों में से 3 मुस्लिम सदस्य थे, परंतु ये मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। कुछ बात समझ में आ रही है? तो इसमें कुल मिलाकर कितने थे? तो कुल मिलाकर 14 सदस्य थे इस अंतरिम सरकार में। 14 सदस्य में से 11 सदस्य ये इनके साथ शपथ ली हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और जो 3 अन्य सदस्य थे ये मुस्लिम थे, परंतु मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 जो अन्य व्यक्ति थे ये मुस्लिम थे जरूर, पर मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, मुस्लिम लीग से जुड़े हुए नहीं थे। आ रहा समझ में? इसके बाद देखिए, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गया। आ रहा समझ में? तो फिर अंत में क्या हुआ? 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी इस अंतरिम सरकार में शामिल हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या था मुस्लिम लीग का इसमें शामिल होने का? तो शामिल होने का इसमें उद्देश्य था कि परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना, ये मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। आ रहा समझ में? मतलब कि ये इस अंतरिम सरकार में शामिल तो हो जाएंगे, परंतु इनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इनका मुख्य उद्देश्य होगा अलग पाकिस्तान की मांग करना, अलग पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ना। आ रहा समझ में? ये इस मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। इसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए कि भारत सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। मतलब क्या हुआ कि अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के ही सदस्य थे। आ रहा समझ में? तो वायसराय की जो कार्यकारिणी है, तो ये कार्यकारिणी का मतलब क्या होता है? यह कार्यपालिका ही होती है और यह वायसराय को समय समय पर सलाह देती रहती थी। आ रहा समझ में? जैसे आज हमारा मंत्री परिषद होता है कि नहीं, ऐसे उस समय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी। ठीक है। अब इसके बाद फिर ये जो सदस्य थे, तो सारे सदस्य किसके थे? तो ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। और इस परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन
को बनाया गया था और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। आ रहा समझ में? तो जो अंतरिम सरकार यहाँ पर बन रही है, इस अंतरिम सरकार में जो कार्यकारिणी परिषद थी, इस परिषद का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाता है, जो उस समय वायसराय थे हमारे भारत के। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए कि अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एक देश की सरकार को दो राष्ट्र चला रहे हैं। ये किसने कहा था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ये इनका स्टेटमेंट बहुत अधिक प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंतरिम सरकार के संबंध में क्या कहा था? तो आपसे 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको लिखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था अंतरिम सरकार के बारे में कि यह एक देश की सरकार है, एक देश की सरकार है जिसको 2 राष्ट्र चला रहे हैं, मतलब कि ब्रिटेन भी इसको चलाएगा और हमारा भारत भी इसको चलाएगा। तो 2 राष्ट्र एक सरकार चला रहे हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अंतरिम सरकार के संबंध में कहा था। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए अगला फैक्ट क्या है। तो अगला पॉइंट है कि मुस्लिम लीग ने अनुसूचित जाति के हिंदू राजनेता योगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय के रूप में नामित किया था। ध्यान रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग ने अपनी तरफ से किस व्यक्ति को विधि मंत्रालय के लिए नामित किया था? तो इनका नाम था योगेंद्र नाथ मंडल। ये अनुसूचित जाति के नेता थे। आ रहा समझ में? ध्यान रखना है फ्रेंड आपको। इसके बाद फिर अंतरिम सरकार में पहले शामिल 3 मुस्लिम सदस्यों, जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, इनके स्थान पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये होता है कि जो अंतरिम सरकार थी, तो अंतरिम सरकार में पहले 3 मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया था, लेकिन ये मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं थे। और फिर क्या हुआ? तो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को इस अंतरिम सरकार में शामिल किया जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3 नंबर में कि बताइए हमारे भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड इसमें। इसके बाद देखिए मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटेन सरकार ने यह निर्णय लिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। जब ब्रिटेन सरकार ने देखा कि मुस्लिम लीग बार बार विरोध कर रहा है, बार बार बहिष्कार कर रहा है, यह समर्थन नहीं कर रहा है, तो इस बहिष्कार को देखते हुए, इस प्रतिक्रिया को देखते हुए ब्रिटेन सरकार ने कहा कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। मुस्लिम बहुल क्षेत्र का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? तो मुस्लिम बहुल मतलब अधिक, तो जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है वहां पर संविधान सभा के द्वारा लिए गए निर्णय लागू नहीं होंगे। ये ब्रिटेन सरकार ने डिसीजन दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अंतरिम सरकार से संबंधित कुछ ब्रिटेन सरकार की ओर से प्रावधान किए गए थे जो हमने आपको बताया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए स्वतंत्रता से पहले हमारे भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, या स्वतंत्रता से पहले एक मंत्रिमंडल हमारे भारत में गठित किया गया था 1946 में। तो इसमें किस किस व्यक्ति को, किस किस नेता को कौन सा मंत्री का पद दिया गया था, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें पहला जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग दिया गया था? तो इन्हें राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेश मामले संबंधी विभाग इन्हें दिया जाता है। तो यहाँ पर आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार या अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था या स्वतंत्रता से पहले जो मंत्रिमंडल था उसमें कौन सा विभाग इन्हें दिया गया था? तो इन्हें राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले इन्हें दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कौन से विभाग दिए गए थे? तो इन्हें गृह विभाग, सूचना विभाग और प्रसारण विभाग, ये इन्हें दिए गए थे। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो अभी देखो अंतरिम सरकार में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये गृह मंत्रालय दिया गया है, और जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा
तो स्वतंत्रता के बाद भी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया जाएगा, इन्हें ही गृह विभाग दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सरदार बलदेव सिंह, इन्हें रक्षा विभाग दिया गया था। इसके बाद फिर अगला है जान मथाई, तो जान मथाई को कौन सा विभाग दिया गया था, तो इन्हें उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद देखिए फिर अगला, तो अगले हैं इसमें जगजीवन राम। जगजीवन राम को कौन सा विभाग दिया गया था, श्रम मंत्रालय इन्हें दिया गया था। फ्रेंड याद रखना, जगजीवन राम हमारे भारत के ऐसे कैबिनेट मंत्री रहे हैं जो सर्वाधिक लगभग 30 विभागों में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्हीं का रहा है, जगजीवन राम का। ठीक है, इनको श्रम मंत्रालय दिया गया था। इसके बाद CH भाभा, इन्हें कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्रालय इन्हें दिया गया था। इसके बाद अगले आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर C राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन्हें कौन सा विभाग दिया गया था, तो इन्हें शिक्षा एवं कला विभाग दिया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर अगले आते हैं I चुंद्रीगर, इन्हें वाणिज्य विभाग दिया गया था। फ्रेंड याद रखना, ठीक है, एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछें कि अंतरिम सरकार के सदस्य और उनके संबंधित विभागों के नाम लिखिए, 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है, हर समझ में। इसके बाद देखिए अगला है आसफ अली खां, तो आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन विभाग दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगले आ जाते हैं लियाकत अली खां, अब लियाकत अली को वित्त विभाग दिया गया था, ये ध्यान रखना फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगले आ जाते हैं जोगेंद्र नाथ मंडल, इन्हें विधि विभाग दिया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर अगले आ जाते हैं अब्दुल रब नस्तर, तो अब्दुल रब नस्तर को कौन सा विभाग दिया जाता है, तो इन्हें डाक एवं डाक एवं वायु विभाग इन्हें दिया गया था, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगले आ जाते हैं गजनफर अली खां, इन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया गया था फ्रेंड। तो ये आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले हमारे भारत का मंत्रिमंडल है या अंतरिम सरकार के इसमें कुछ मंत्री हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुल इसमें 14 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए माउंटबेटन योजना, जब हमारे भारत में अंतरिम सरकार का गठन हो गया तो फिर भी हमारे भारत में विरोध कम नहीं हुआ था, फिर भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा और हमारे भारत में जगह जगह हिंसा हो रही थी, आ रहा समझ में। तो फिर ब्रिटेन सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में एक योजना को भेजा जिसे कहा जाता है माउंटबेटन योजना। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी तरफ से एक प्लान तैयार करके ब्रिटेन सरकार को दिया था, और जब ब्रिटेन सरकार को इन्होंने दिया अपना प्लान, तो ब्रिटेन सरकार ने इन्हीं की योजना को, इन्हीं के प्लान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में शामिल किया था। ठीक है, तो इनकी तरफ से जो योजना दी गई थी, प्लान बनाकर दिया गया था ब्रिटेन सरकार को, तो इसीलिए इसका नाम रखा जाता है माउंटबेटन योजना। ठीक है, तो यह माउंटबेटन योजना कब आती है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, समय 3 जून 1947 को यह माउंटबेटन योजना आती है। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, तो देखिए तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ये ध्यान रखना फ्रेंड, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कैबिनेट योजना माउंटबेटन योजना जब भारत आती है तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड क्लीमेंट एटली। और जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी वहाँ पर ब्रिटेन की संसद में पेश किया जाएगा तो उस समय भी लॉर्ड क्लीमेंट एटली ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं। इन्हें आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देगी, आ रहा समझ में, या इससे पहले भी सत्ता सौंप देगी, आ रहा समझ में। तो 30 जून 1948 से पहले ब्रिटेन सरकार भारतीयों को उनकी सत्ता उन्हें सौंप देगी, लेकिन हमारे भारतीयों को बहुत जल्दबाजी थी, आ रहा समझ में। उस समय सभी लोग कहने लगे कि नहीं, हमें तो अभी स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, तो सत्ता के हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा जाता है, आ रहा समझ में। तो वेवेल के स्थान पर किसे भेजा गया, लॉर्ड माउंटबेटन को। क्यों भेजा गया,
क्योंकि बेवेल ने अपनी तरफ से एक योजना दी थी जिसे बेवेल प्लान कहा जाता है, परंतु वह बेवेल प्लान फेल हो गई थी, इसलिए बेवेल को नहीं भेजा गया। बेवेल के स्थान पर किसे वायसराय बनाकर भेजा जाता है? माउंटबेटन को। अब इसके बाद में माउंटबेटन हमारे भारत में जो भी परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों को उन्होंने देखा, और देखने के बाद इन्होंने अपने प्रस्ताव में यह प्लान दिया था कि किसी भी स्थिति में भारत को जल्द से जल्द आज़ाद करना होगा और हमें भारत का विभाजन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आगे लॉर्ड माउंटबेटन क्या क्या अपनी योजना में कहते हैं, क्या क्या लिखते हैं। देखिए, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी तरफ से कब एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है? तो यह डेट आपको याद रखनी होगी फ्रेंड, 3 जून 1947 को। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे, तो इस योजना में कुछ प्रावधान किए गए थे माउंटबेटन की द्वारा जो निम्नलिखित हैं। तो माउंटबेटन ने अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव दिए हैं, देखिए इसमें पहला पॉइंट, भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में कर दिया जाए। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने प्रस्ताव में ब्रिटेन सरकार को बताया कि भारत का विभाजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसका विभाजन नहीं किया अगर भारत का विभाजन करके एक अलग पाकिस्तान देश नहीं बनाया तो वहाँ पर खून खराबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो इस समय इसने यह प्रावधान किया था माउंटबेटन ने कि हमें भारत का विभाजन तो करना ही पड़ेगा। आ रहा समझ फ्रेंड? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए इसमें दूसरा प्रावधान क्या है, तो इन राज्यों की सीमा निश्चित करने के पूर्व पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराए जाएं। आ रहा समझ में? तो इस समय माउंटबेटन ने कहा कि जब ये 2 राज्यों को हम बनाएंगे, मतलब 2 देश जब हम बनाएंगे, तो इनकी सीमा निश्चित करने के लिए पूर्व पश्चिमोत्तर, पूर्व मतलब आज हमारे भारत में जो पूर्वी राज्य हैं जिसको आप 7 सिस्टर हम कहते हैं, ठीक है, तो पूर्व और पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर, ठीक है, हमारे भारत में उत्तर और पश्चिम मतलब आज जो वर्तमान में पाकिस्तान है, और इधर पूर्व में जो 7 सिस्टर वाला क्षेत्र है, ठीक है, इन सीमा प्रांत में असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह करवाया जाए। आ रहा समझ में? तो असम ये भी पूर्वी राज्य होता है, और जो पाकिस्तान वाला वर्तमान क्षेत्र है ये पश्चिम कहलाता था, और उत्तर में आता था, इसलिए इसको पश्चिम उत्तर भी कहते थे। ठीक है, और इन जिलों में क्या हो, तो यहाँ पर जनमत संग्रह हो। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो जनमत संग्रह का अर्थ होता है जनता की इच्छा, जनता की राह इसमें जानी जाती है। आ रहा समझ में कि क्या वाकई में जनता चाहती है कि हम अलग रहना चाहते हैं? आ रहा समझ में? तो ये होता है जनमत संग्रह। इसमें वोटिंग करवाई जाती है, जनता अपना मत देती है इसमें। ठीक है, तो फिर देखिए इसमें आगे, सिंध प्रांत की विधानसभा में वोट द्वारा यह निश्चित किया जाए कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। आ रहा समझ में? जो सिंध क्षेत्र था, तो सिंध क्षेत्र किसको कहा जाता था? तो सिंधु नदी के आसपास का जितना क्षेत्र था उससे सिंध प्रांत कहते थे। वर्तमान में पाकिस्तान और हमारा भारत का पश्चिमी क्षेत्र पंजाब वाला, ठीक है, पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र और ये पाकिस्तान, ठीक है, इसको कहा जाता था सिंध क्षेत्र। तो इस सिंध प्रांत में वोट के द्वारा यह निश्चित किया जाए कि क्या ये लोग भारत के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ रहेंगे। ठीक है, ये इनकी राह जानी जाए। फिर इसके बाद में अगला प्रावधान इसने किया कि बंगाल और पंजाब में हिंदू व मुसलमान बहुसंख्यक जिलों में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठकें बुलाई जाए। माउंटबेटन ने कहा कि बंगाल से और पंजाब से हिंदू और मुसलमान जो बहुसंख्यक जिले हैं और इनके जो प्रांतीय विधानसभा है, इनके जो सदस्य हैं उनको बुलाया जाए, उनकी बैठक करवाई जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या आप अलग रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद देखिए आगे अगला पॉइंट है कि उसमें से अगर कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। अब ये जो बैठकें बुलाई जाएगी हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की, ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम सदस्य जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य होंगे इनको बुलाया जाए, और अगर इनमें से कोई सदस्य या कोई पक्ष यह चाहता है कि हम तो अलग रहना चाहते हैं तो उनका विभाजन कर दिया जाएगा। आ रहा समझ में? ये इसमें माउंटबेटन ने अपने प्लान में ये सभी प्रावधान किए थे। इसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए कि संविधान सभा 2 भागों में बट जाएगी।
अगर भारत का विभाजन हुआ तो संविधान सभा के 2 भाग हम करेंगे। आ रहा समझ में? जो अपने अपने राज्यों के लिए संविधान तैयार करेगी, तो अगर पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान की संविधान सभा उसके लिए संविधान बनाएगी। अगर विभाजन होता है तो जो भारत की संविधान सभा है यह भारत के लिए संविधान बनाएगी। आ रहा समझ में? तो दोनों राज्यों की संविधान सभाएं अपने अपने देश के लिए अलग अलग संविधान बनाएगी। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रावधान किया था। इसके बाद में दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्रदान किया जाएगा। डोमिनियन स्टेट्स को हिंदी में कहा जाता है अधिराज्य या उपनिवेश, ठीक है। और उपनिवेश इसको इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, ठीक है, और इन्हें अपने खुद का शासन करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ऐसा दर्जा इन्हें दिया जाएगा जिसको कहा जाता है डोमिनियन स्टेट। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि जिनके साथ वे मिल जाएं या जिनके साथ रहना चाहती हैं वो रह सकती हैं, और अगर साथ नहीं जाना चाहती हैं तो या फिर किसी भी देश में पाकिस्तान या भारत में नहीं मिलना चाहती हैं तो ये स्वतंत्र भी रह सकती हैं। ये माउंटबेटन ने प्रावधान इसमें करवाया। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने ही स्वीकार कर लिया। आ रहा समझ में? तो जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग था, इन्होंने भी इसको स्वीकार कर लिया। किसको? माउंटबेटन योजना को। अब जब माउंटबेटन योजना को इन दोनों ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया तो फिर इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद फिर माउंटबेटन ने यह प्लान ब्रिटेन की संसद में पेश किया और ब्रिटेन की संसद ने माउंटबेटन प्लान को स्वीकार किया। और माउंटबेटन के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था, इनके द्वारा जो सुझाव दिए गए थे, इन्हीं सुझावों को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ये इन्होंने घोषणा की। किसने? लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी हाथों में सौंप दी जाएगी, मतलब जो शासन करने में सक्षम है ऐसे व्यक्तियों के हाथ में यह सत्ता सौंप दी जाएगी। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात की थी। आ रहा समझ में? तो जैसे ही इसने यह घोषणा की थी, किसने? लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने, तो इसी की घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत से अलग होने की बात इसने करना चालू कर दी थी। हालांकि कह तो पहले से ही रहे थे ये, ठीक है। वैसे तो 1940 से मांग धीरे धीरे शुरू हो जाती है कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, लेकिन इस समय और ज़्यादा यह आंदोलन तेज हो जाता है इनका। इसके बाद फिर देखिए आगे, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जिसे ये स्वीकार नहीं करेंगे। आ रहा समझ में? ये याद रखना है आपको ये पॉइंट फ्रेंड कि 3 जून 1947 को ब्रिटेन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि 1946 में जो संविधान सभा का गठन किया गया था और जिन क्षेत्रों में इसका विरोध किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है, उन क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया जाएगा। अगर वे चाहें तो इसे स्वीकार करें या न करें, ये उनकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। और इसी 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जिसको माउंटबेटन योजना कहते हैं, ठीक है। और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार कर लिया था, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना ही। अब इसके बाद देखिए इसमें माउंटबेटन योजना के अनुसार यह अधिनियम 4 जुलाई, ये डेट आपको याद रखनी होगी कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें ध्यान रखना, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है यह कब पेश किया गया था? तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। और कब पास हुआ? तो यह 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब जब इतनी जल्दी यह पास हो जाता है तो इसी पर एक व्यक्ति का वक्तव्य है, तो देखो क्या बोल रहे हैं। तो नाम है नॉर्मन डी पामर। तो नॉर्मन डी पामर कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में शायद इतना महत्वपूर्ण विधेयक रहा होगा
जो इतने कम समय में इतने कम वाद विवाद के यह पारित हो गया है। आ रहा समझ में? तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्मन डी पॉमर ने जो कथन दिया है या इनका जो वक्तव्य है, इसका अर्थ क्या हुआ? इनका कहना ये था कि ब्रिटिश संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई विधेयक इतनी जल्दी पास हुआ है और कम वाद विवादों के पास हो गया। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नॉर्मन डी पॉमर का कथन था। इसके बाद तो इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह कब पास हुआ था? 18 जुलाई 1947 को यह अधिनियम पास हो जाता है, पारित हो जाता है और इसे हमारे भारत में लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान क्या क्या थे ये इसमें देखिए फ्रेंड। ठीक है, तो इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपको ध्यान रखना है। तो पहला प्रावधान है कि ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। आ रहा समझ में? तो भारत अब आज़ाद हो जाता है। तो आज़ाद करने के लिए पहले ही वहाँ पर ये अधिनियम पास किया गया है। ठीक है, तो कब? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया और इसे संप्रभु राष्ट्र के रूप में भी घोषित किया गया। अब यहाँ पर ये जो संप्रभु शब्द आया है इसका अर्थ क्या है फ्रेंड? तो संप्रभु का अर्थ हो जाता है कि ऐसा देश जिसे आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, किसी भी दूसरे देश के दबाव में आकर यह देश कोई निर्णय नहीं लेता, ऐसे देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं और ऐसी अवधारणा को संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, तो भारत अब कैसा देश हो गया? संप्रभु देश हो गया। अब भारत किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए कि भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमेन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया। आ रहा समझ में? तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारत को अलग कर दिया गया या भारत को अलग कर दिया जाएगा, जिसमें दो राष्ट्र होंगे, एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा। तो इनको डोमेन संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। तो डोमेन संप्रभु राष्ट्र इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो अंग्रेज का गुलाम रहे हम, ठीक है, ब्रिटेन सरकार के गुलाम रहे, ब्रिटेन सरकार का शासन था पहले। ठीक है, और अब हमें स्वायत्तता प्रदान की जा रही है, अब हमें स्वाधीनता प्रदान की जाती है। अब हम खुद यहाँ पर कानून बना सकते हैं बिना किसी के दबाव में रहकर। इसलिए इन दोनों ही देशों को डोमेन संप्रभु राष्ट्र कहा जाता है। इसके बाद जिन्हें ब्रिटिश मंत्रिमंडल या ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। अब फिर यहाँ पर एक राष्ट्रमंडल शब्द आया है। तो राष्ट्रमंडल का अर्थ हो जाता है कि ऐसे देश जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, ऐसे देशों के समूह को राष्ट्रमंडल कहा जाता है। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि ये जो दोनों देश हैं ये राष्ट्रमंडल से अलग हो सकते हैं। ये राष्ट्रमंडल की सदस्यता इनकी इच्छा पर निर्भर करती है। इनकी इच्छा हो तो ये राष्ट्रमंडल के सदस्य रहें या इनकी इच्छा नहीं है तो न रहें। आ रहा समझ में? ये इसमें प्रावधान किया जाता है। इसके बाद फिर देखिए अगला पॉइंट इसमें। तो अगला पॉइंट है कि वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसमें यह प्रावधान कर दिया। अब अभी तक जो वायसराय था, तो वायसराय किसका प्रतिनिधि था? तो यह वायसराय राजा, जो ब्रिटेन का राजा होता था, उसका प्रतिनिधि होता था। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किया जाता है कि जो वायसराय का पद है यह समाप्त कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाएगा। आ रहा समझ में? और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करना था। आ रहा समझ में? मतलब कि जो गवर्नर जनरल बनेगा, तो गवर्नर जनरल किसे बनाया जाएगा? तो इन दोनों देशों की जो कैबिनेट होगी, इनकी सिफारिश पर ब्रिटेन के राजा के द्वारा इसे नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। आ रहा समझ में? और उसमें प्रावधान कर दिया गया कि इन दोनों ही देशों पर ब्रिटेन सरकार का अब कोई अधिकार नहीं होगा, कोई नियंत्रण अब नहीं होगा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें कि दोनों ही जो अधिराज्य थे, दोनों डोमिनियन राज्य थे, इनमें संविधान सभाओं को अपने अपने देशों के लिए अलग संविधान बनाने की स्वतंत्रता तथा शक्ति इन्हें प्रदान की गई। तो ये दोनों ही देश अपने अपने देश के लिए संविधान बना सकते हैं। यहाँ की संविधान सभाओं को यह अधिकार दिया जाता है, यह शक्ति इन्हें प्रदान की जाती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है
की सभाओं को यह भी शक्ति दी गई थी कि ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए वे कानून बना सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है फ्रेंड कि यहाँ पर जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा को यह अधिकार प्राप्त है कि ब्रिटेन का कानून जो यहाँ पर था, ये अपने ही देश में कानून बनाकर इस ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकती है। ये इन्हें अधिकार दिया जाता है दोनों ही देशों की संविधान सभाओं को। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। भारत मत में यदि इन देशों की संविधान सभा को यह लगता है कि जो स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया है, ये ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया है भारत में, ठीक है, तो इसे ये दोनों ही देशों की संविधान सभा इसे कानून बनाकर समाप्त भी कर सकती है। यहाँ तक इनको इतना अधिकार दिया गया था। अगला देखिए इसमें फ्रेंड, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि दोनों डोमिनियन राज्यों को संविधान सभाओं को यह शक्ति दी गई। मतलब जो दोनों अधिराज्य हैं, इनकी संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की जाती है कि नए संविधान के निर्माण होने तक और उसको कार्यान्वित होने तक अपने संबंधित क्षेत्रों में विधानसभा ये बना सकती हैं। दोनों ही संविधान सभा को यह अधिकार दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम इन दोनों ही डोमिनियंस पर या उपनिवेश पर लागू नहीं होगा। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या है कि 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई अधिनियम बनाया जाएगा ब्रिटिश संसद के द्वारा, तो यहाँ पर लागू नहीं होगा, न तो भारत पर लागू होगा और न ही पाकिस्तान पर। आ रहा समझ में? ये इसमें प्रावधान किया जाता है। और कब तक लागू नहीं होगा? जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेते। आ रहा समझ में? मतलब जो दोनों ही देश हैं, इनको कानून बनाना होगा। ठीक है, किसको मानने के लिए? ये जो अधिनियम आया है इसको मानने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। ठीक है, और भी इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसमें, तो ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। तो इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान किया जाता है कि जो भारत सचिव पद था ब्रिटेन में, इसे समाप्त कर दिया गया और इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों का एक राज्य सचिव था उसको स्थानांतरित कर दी जाती हैं। तो इसकी जो शक्तियां थी, एक राज्य सचिव था राष्ट्रमंडल का, उसे ये सारी शक्तियां सौंप दी जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा भी की गई। मतलब कि यहाँ पर हमारे भारत में जो रियासतें थी, ठीक है, तो ये भारतीय रियासतों पर किसके संप्रभुता थी? ब्रिटेन की। अब संप्रभुता का मतलब क्या है? कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। भारत मत में तो इन रियासतों से संबंधित भी निर्णय कौन लेती थी? उस समय हमारी ब्रिटेन सरकार ही लेती थी। इसलिए ब्रिटिश संप्रभुता की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यह ब्रिटिश संप्रभुता भी इन देशी रियासतों पर समाप्त हो जाती है। फिर इसके बाद में इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। मतलब हमारे भारत में जहाँ जहाँ पर आदिवासी क्षेत्र था और इससे संबंधित जो समझौता ब्रिटेन सरकार करती थी, यह हस्तक्षेप भी समाप्त हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये भी सब समाप्त हो गया। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन में मिल सकें या फिर अगर भारत में नहीं मिलना चाहती है तो पाकिस्तान में भी मिल सकती है। और अगर न तो भारत में और न ही पाकिस्तान में मिलना चाहती है और यदि ये स्वतंत्र रहना चाहती हैं तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। आ रहा समझ में? ये प्रावधान इसमें किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ रहा समझ में? अब इसके बाद देखिए इसमें अगला, तो इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये दोनों ही देश, जब तक ये दोनों ही डोमिनियन या अधिराज्य अपना संविधान नहीं बना लेते, तब तक यहाँ पर शासन कैसे संचालित होगा? तो तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही इनकी सरकारें चलती रहेगी, इनका शासन चलता रहेगा। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वह कौन सा एक अधिनियम था
जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी शासन चलता रहा, जब तक संविधान नहीं बनाकर तैयार किया गया था तब तक शासन चलता रहा। तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत शासन चलता रहा था फ्रेंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का भी अधिकार दिया गया था, यदि वे चाहें तो इसमें सुधार भी कर सकते हैं। ये दोनों ही देशों को अधिकार प्रदान किया गया था। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने का अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश शासक, ठीक है, तो जो जितने ब्रिटिश शासक थे उन सभी को मतदान का अधिकार, मतलब जो विधेयक थे उन पर वोटिंग करने का अधिकार भी समाप्त कर दिया जाता है। आ रहा समझ में? अब इनका कोई अधिकार यहाँ पर नहीं बचा। इसके बाद फिर ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन फिर भी इस समय क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार अभी भी यहाँ पर बरकरार था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए इसमें, तो इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल है यह संवैधानिक प्रमुख होगा और राज्यों के स्तर पर जो गवर्नर होते हैं उनको भी संवैधानिक प्रमुख के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होगा। आ रहा समझ में? तो आज हम देखते हैं कि जैसे उस समय जो गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था वह वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं, और यहाँ पर जो राज्यों में गवर्नर नियुक्त किए गए थे यह वर्तमान में हमारे राज्यपाल हैं। तो इन्हीं को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसने शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। आ रहा समझ में? तो जो पहले उपाधि थी कि भारत का सम्राट, ये शब्द यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। अब कोई सम्राट यहाँ पर नहीं है। इसके बाद फिर अगला इसमें प्रावधान है कि इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण की प्रणाली को समाप्त कर दिया। आ रहा समझ में? इसमें ध्यान रखना है कि हमारे भारत में जो राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवकों को नियुक्त किया जाता, सिविल सेवक मतलब आईएएस और भी जो वर्दी धारण करने वाली सेवाएं नहीं हैं, ठीक है। तो उन सभी सिविल सेवाओं में जितने भी अधिकारी थे इनकी नियुक्तियां करने और उनके पदों में आरक्षण की व्यवस्था या प्रणाली को समाप्त कर दिया गया इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, ठीक है। इसके बाद फिर 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहेगी जो उन्हें पहले मिलती थी। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर यह प्रावधान कर दिया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले सिविल सेवा के कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती रही है वही सुविधाएं इन्हें प्राप्त होती रहेगी। आ रहा समझ में? इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आ रहा समझ फ्रेंड? ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार यहाँ पर इस अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान ये हम आपको बता चुके हैं, ये अभी हमने आपको बताए, ठीक है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र अधिराज्यों को प्रदान की जाती है जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान आता है। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को समस्त शक्तियां प्रदान की गई, ठीक है, दोनों ही स्वतंत्र हो जाते हैं। पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और भारत ने 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों ही देश आज़ाद हो जाते हैं फ्रेंड, इसमें ध्यान रखना। और लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के या डोमिनियन स्टेट के प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इन्होंने ही, लॉर्ड माउंटबेटन ने ही जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। तो 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे और इन्हीं को ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन जो प्रथम गवर्नर जनरल थे डोमिनियन भारत के, इन्होंने इनको शपथ दिलाई थी, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। और आज वर्तमान में प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो प्रधानमंत्री को हमारे राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जब भारत आज़ाद हो जाता है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, तो जो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, तो इसे अब क्या कहा जाने लगा? तो इसे भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में इसे स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अधिकार अंग्रेजों के पास थे, ब्रिटेन सरकार के पास थे, वे सारे के सारे अधिकार हमारी भारतीय सरकार को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाप्त हो जाता है। अब भारत जब आज़ाद हो गया, तो आज़ादी के बाद फिर एक और मंत्रिमंडल हमारे भारत में गठित किया जाता है। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठित किया जाता है। इसमें कुछ व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता है। तो इसमें देखते हैं किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा मंत्री पद प्रदान किया गया था। तो देखिए इसमें पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें कौन सा पद दिया गया था? तो ये प्रधानमंत्री रहे हमारे भारत के, याद रखना। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। इसके बाद फिर इसके अलावा इन्हें वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले इन्हें दिए जाते हैं। इसके बाद फिर दूसरे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें गृह विभाग, सूचना विभाग, प्रसारण और राज्यों के मामले इन्हें दिए जाते हैं। इसके बाद फिर अगले आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग इन्हें दिया गया था, ठीक है। इसके बाद फिर अगले आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्हें शिक्षा विभाग दिया गया था। इसके बाद फिर अगला आते हैं, नेक्स्ट है डॉक्टर जॉन मथाई। तो इन्हें कौन सा विभाग दिया गया था? तो इन्हें रेलवे एवं परिवहन विभाग दिया जाता है फ्रेंड। इसके बाद अगले हैं आर के षणमुखम शेट्टी, इन्हें वित्त विभाग दिया गया था। ये ध्यान रखना फ्रेंड, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री हैं ये षणमुखम शेट्टी। इसके बाद अगले आते हैं जगजीवन राम। तो जगजीवन राम को दिया गया था श्रम मंत्रालय, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगले हैं सरदार बलदेव सिंह। तो सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया था, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगले आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें कौन सा विभाग दिया गया था? तो इन्हें विधि विभाग दिया गया था। इसके बाद फिर अगले आ जाते हैं राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, इन्हें कौन सा विभाग दिया जाता है? तो इन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगले आते हैं C.H. भाभा। तो C.H. भाभा को वाणिज्य विभाग दिया जाता है या वाणिज्य मंत्रालय इन्हें दिया गया था। इसके बाद फिर अगले जाते हैं रफ़ीक अहमद किदवई, इन्हें कौन सा दिया गया था विभाग? तो इन्हें संचार विभाग दिया गया था फ्रेंड, ये आप याद रखना। इसके बाद फिर अगले आते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हें उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया था, ठीक है। इसके बाद फिर V.N. गाडगिल, इन्हें कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग या मंत्रालय दिया गया था, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारत में स्वतंत्र भारत का ये पहला मंत्रिमंडल था, जिन्हें कुछ सदस्यों को, कुछ व्यक्तियों को मंत्री पद दिया गया था। तो किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री पद दिया गया था, ये आपको याद रखना है और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस प्रकार से हमारे भारत में जो अधिनियम का टॉपिक था ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कि हमारे भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो संविधान के निर्माण होने से लेकर लागू तक ये क्लास, नेक्स्ट क्लास आपकी होगी। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस, सभी लेक्चर्स, जो आपको मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।